हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन 9.19 क्या पूछा गया है, एक्चुअली क्या दिया गया है। द इमेज ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन ए वॉल ऑफ ए रूम इज टू बी ऑब्टेन ऑन द अपोजिट वॉल 3 मीटर अवे बाय मीन्स ऑफ ए लार्ज कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। मतलब कि अगर मैं आपको समझाऊं तो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक वॉल है, मान लो दिस इज द वॉल, उसके अपोजिट वॉल पे हमें इमेज लेनी है। किसकी इमेज? तो यहां पे ये वॉल के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है, इसकी इमेज, मतलब कि यहां से लाइट रेज निकल रहे, तो इसकी इमेज हमें यहां पे ये वाली वॉल के ऊपर लेनी है। तो मान लो कि यहां कहीं पे इमेज फॉर्म होनी चाहिए, और ये दोनों वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो आपको यहां पे 3 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये बोला है कि अगर मुझे यहाँ पे ये वॉल के ऊपर जो ऑब्जेक्ट लगा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो बल्ब है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज अगर मुझे ये वाली सामने वाली वॉल के ऊपर लेनी है, तो यहाँ पे जो मैं कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगा उसकी पॉसिबल मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वो हमें पता करना है। मतलब कि बीच में हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। सो अज्यूम दैट ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो थोड़ा अच्छे से इसको दिखा देते हैं। तो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए ये जो होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इमेज डिस्टेंस जो भी है v, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे u माइनस, सॉरी 3 माइनस यू, इट इज 3 माइनस यू। ठीक है, तो ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये होगा इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को मैं यहाँ पे 3 माइनस यू लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें इमेज यहाँ पे यही वॉल के ऊपर लेनी है, और दोनों वॉल के बीच का जो सेपरेशन है वो 3 मीटर का है। ठीक है, तो बस कहानी ये बनी। तो अगर हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे रिलेशन बनेगा 1/f दैट इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे मतलब कि हमें फोकल लेंथ ही निकालनी है, तो 1/f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/v माइनस 1/-u। अभी ये माइनस यू क्यों लिया मैंने? तो भाई यहाँ से जो रे निकलेगा वो ये डायरेक्शन में होगा, है ना। तो मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये डायरेक्शन में मेजर करूंगा। फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर किया जाता है, तो ये डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप इमेज को देखोगे तो भाई इसकी इमेज फॉर्म हो रही है ये डायरेक्शन, तो इमेज डिस्टेंस ये डायरेक्शन में मेजर होगा, और इंसिडेंट रे यही डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब कि वो पॉजिटिव होगा। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/, इसको मैं लिखूंगा 3 माइनस यू, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, सॉरी ये आउटर सेम में चला गया, तो ये प्लस 1/u। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम वगैरह ले लेता हूँ, तो ये u प्लस 3 माइनस यू डिवाइड बाई ये हो जाएगा u इंटू 3 माइनस यू। ठीक है, तो इट इज 1/f। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे u कैंसल हो जाएगा, और मैं अगर यहाँ पे f की वैल्यू लिखूं तो ये, अच्छा अभी रेसिप्रोकल ही रहने देते, तो ये 1/f इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/u इंटू 3 माइनस यू। ठीक है, चलो तो इसका अभी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये u इंटू 3 माइनस यू दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 टाइम्स f। ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स u माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स f। ठीक है, मतलब कि हम अगर सारी चीजों को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स u प्लस 3 टाइम्स f। ठीक है, इसको सीधा लिखते हैं तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स यू प्लस 3 टाइम्स एफ दैट इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे u जो भी है वो वेरिएबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे u है, तो आप सीधा कंपेयर करोगे, तो मैं सीधा ना यहाँ पे डेल्टा को कंपेयर करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा क्या निकला, तो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आएगी भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, मतलब कि डेल्टा यहाँ पे क्या निकलेगा, तो ये b मतलब कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 टाइम्स f। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 12f। हमें पता है कि अगर फाइनाइट रूट निकालने हैं, मतलब रियल रूट निकालने, फाइनाइट नहीं रियल रूट निकालने हैं, तो हमारे पास ये डेल्टा की वैल्यू ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यही कंडीशन को पकड़ते हैं कि हियर
डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कि 9 माइनस 12 टाइम्स एफ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि 9 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 टाइम्स एफ होना चाहिए। मतलब कि इसको सीधा लिखोगे तो 12 टाइम्स एफ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 9 होना चाहिए। मतलब कि एफ की वैल्यू जो भी है वो लेस देन और इक्वल टू 9/12 होनी चाहिए। मतलब कि एफ की वैल्यू जो भी है वो लेस देन और इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब कि 3/4 होनी चाहिए। मतलब कि f की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.75 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इमेज आपको यही वॉल के ऊपर लेना है तो इसके लिए यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा उसकी पॉसिबल मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं फोकल लेंथ, इतनी फोकल लेंथ होनी चाहिए। इससे कम हो तो चलेगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमें इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े क्या। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस एट 2 डिफरेंट लोकेशंस सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये एक बहुत ही एकदम बढ़िया कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ना आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको टाइम सेव करना है तो आपके पास यहाँ पे हमारे पास सीधा फॉर्मूला भी है, आप चाहो तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मैं दोनों आपको बताऊंगा। वहां पे खैर हो हमारे थियोरी में नहीं है तो हम उसको डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन मैं सीधा फॉर्मूला आपको प्रोवाइड कर दूंगा अल्टरनेट मेथड के लिए। अगर एमसीक्यू में आता है तो आप सीधा वो फॉर्मूला लगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको सॉल्व करना है तो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया वो ध्यान से देखो। स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि 90 ऑब्जेक्ट से 90 सेंटीमीटर पे एक स्क्रीन है। मान लो कि दिस इज द स्क्रीन, अगर मान लेते हैं कि ये वाली स्क्रीन है और ये हमारी एक्सिस हो गई, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे हमने प्लेस किया है, तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस किया है और स्क्रीन के ऊपर हमें इमेज लेनी है। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीन है, सो दिस इज स्क्रीन। ठीक है, चलो तो यहां पे स्क्रीन के ऊपर हमें इमेज लेनी है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड, मतलब कि इमेज जो भी है वो हमें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसकी इमेज बननी चाहिए। तो पहली बार इस तरह देखो, यहाँ पे ना आपको बोला गया है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको दो अलग अलग लोकेशन पे रखा गया है। पहले लोकेशन पे जहां पे रखा था, दूसरा लोकेशन उससे 20 सेंटीमीटर अवे है ना। लेकिन दोनों केस में आपको इमेज सेम स्क्रीन के ऊपर वहीं पे लोकेट होती नजर आ रही है, मतलब कि इमेज जो भी है वो वहीं पे बन रही है। पहले मान लो कि मैंने ये कॉन्वेक्स लेंस है उसको यहां पे रखा। ठीक है, पहला लोकेशन जो भी है जिसको मैं लोकेशन नंबर 1 बोल देता हूं, तो तब भी यहां पे इमेज यहीं पे बनेगी। और दूसरा लोकेशन जो भी है, मान लो कि इसको मैं यहां पे प्लेस करता हूं, सो दिस इज द लोकेशन नंबर, लेंस वही है, सिर्फ लोकेशन हमने बदल दिया। तो ये नया लोकेशन आया, तब भी इमेज वहीं पे बन रही है ना। दो अलग अलग लोकेशन है, दोनों अलग अलग लोकेशन, दो लोकेशन के बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर आपको दी गई है क्वेश्चन के अंदर ही। ध्यान से देखोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से ये इमेज जो भी है इसका ये टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, तो ये 90 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो ये 90 सेंटीमीटर है। ये पहला लोकेशन है, तब भी इमेज यहीं पे बन रही है। ये दूसरा लोकेशन है, तब भी इमेज वहीं पे बन रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले लोकेशन में क्या हुआ था कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मान लो कि तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है x, तो सेकंड लोकेशन में वही इमेज डिस्टेंस बन जाएगा। सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दोनों स्वैप हो गए, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, तो पहले लोकेशन में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मान लो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x है, तो सेकंड लोकेशन में वही इमेज डिस्टेंस बन जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहां से हमें एक पॉइंट मिल गया कि हम यहां पे देखें तो हमें यह समझ में आएगा कि तो इसका मतलब यह हुआ कि x प्लस 20 प्लस x मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। मतलब कि ट्वाइस x प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। मतलब कि 90 में से ये 20 निकल जाएंगे तो ट्वाइस x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 70 आएगी। मतलब कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि यहां पे x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, दैट इज द 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये कहानी सेट हो चुकी है। तो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x, तो ये होगा 35 सेंटीमीटर, ये भी होगा 35 सेंटीमीटर। अभी सॉल्व करने के लिए हमें कोई भी एक ही लोकेशन को पकड़ना है ना। कोई भी एक लोकेशन को पकड़ लो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वही कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालने को बोला गया। लेंस एक ही है, सिर्फ दो अलग अलग लोकेशन है। पहले यहां पे रखे
तब भी इमेज वहीं पे बन रही थी, और दूसरे लोकेशन पे रखे तब भी इमेज वहीं की वहीं बन रही है। बस यहाँ पे दोनों लोकेशन के बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे जो पहले लोकेशन में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो सेकंड लोकेशन में इमेज डिस्टेंस बना है ना, तो दोनों स्वैप हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी मैं पहले लोकेशन को ही ध्यान में रख के इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है। तो पहले लोकेशन के लिए ये पूरा जो भी होगा, ये पूरा जो भी है वो मेरे लिए इमेज डिस्टेंस बन जाएगा। तो और ये इमेज डिस्टेंस कितना बनेगा पहले लोकेशन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो 20 प्लस 35, तो 30 20 55 हो जाएगा वो। तो ये हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। तो पहले लोकेशन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस जो भी होगा पहले लोकेशन के रिस्पेक्ट में वो 55 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लोकेशन में यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लोकेशन L1, ठीक है, इसको फर्स्ट लोकेशन पूरा नहीं लिखेंगे लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू L1 ऐसा लिखेंगे। तो यहां पे मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो भैया x के बराबर नहीं, देखो इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये डायरेक्शन में मेजर होता है, तो हमें यहां पे -35 लिखना पड़ेगा। ठीक है, -35 अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन यहां पे -35 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ हमें निकालनी है। अच्छा, इमेज डिस्टेंस कितना, तो भैया 55 सेंटीमीटर। देखो इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में, और हमारे ये जो इमेज का डिस्टेंस है वो भी हम उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, मतलब कि वो पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालनी है, रिलेशन सीधा यूज करो, 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहां पे सारी वैल्यू प्लेस कर दो 1/v, सो इट इज 55 माइनस, इसको हम लिखेंगे -35 माइनस माइनस भैया ये तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/55 प्लस ये हो जाएगा 1/35। ठीक है, तो यहां पे 385 कुछ एलसीएम वगैरह निकलेगा, तो यहां पे ये हो जाएगा 7 प्लस 11 डिवाइड बाई 385, तो कुल मिला के देखोगे तो ये हो जाएगा 18/385। ठीक है, तो ये 1/f की वैल्यू हमारे पास आई, सॉरी ये ऑटो सेव में चला गया था, तो ये 1/f की वैल्यू हमारे पास इतनी आई, तो भाई f इज इक्वल टू कितना होगा, तो f इज इक्वल टू 385 डिवाइड बाई 18, मतलब कि हमारे पास आंसर निकल के आएगा 21.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो फोकल लेंथ इसकी कितनी होगी 21.4 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसके लिए सीधा एक फॉर्मूला भी यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, वो फॉर्मूला मैं डायरेक्टली आपको देता हूं कि ये f इज इक्वल्स टू, आपको याद रखना है d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर डिवाइड बाय 4 टाइम्स d। हालांकि आप अलग अलग लोकेशन का पहले इसके रिलेटेड 1/f का फॉर्मूला बनाओ, फिर इसके रिलेटेड 1/f का फॉर्मूला बनाओ। यहाँ पे d क्या है, तो भैया d मतलब कि ये ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, तो ये होगा कैपिटल डी, एंड स्मॉल डी क्या है, तो भाई दो लोकेशन के बीच का सेपरेशन ये होता है स्मॉल डी। ठीक है, तो आप दोनों का फॉर्मूला बनाओगे और इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस रिलेशन। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन मिलेगा, हालांकि हमें इसका डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस फॉर्मूला के अंदर अगर वैल्यू प्लेस करोगे तो भी आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। कैपिटल डी मतलब कि 90 का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी मतलब कि दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर विद फॉर्मूला 4 टाइम्स 90। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर वापस वही कुछ मिल जाएगा, दैट इज 21 पॉइंट अराउंड 38 ऐसा कुछ आएगा, मतलब कि 21.4 अप्रोक्सीमेटली 21.4 सेंटीमीटर। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, ये सीधा फॉर्मूला याद रखो। डेरिवेशन मैंने आपको बताया, दो लोकेशन के रिलेटेड अलग अलग 1/f के फॉर्मूला बना दो, इक्वेशन बना दो, उसको फिर सॉल्व कर दो। ठीक है, तो आपको 1f का कैपिटल डी एंड स्मॉल डी के रिस्पेक्ट में रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 9.21 क्वेश्चन में क्या बोला है, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज इन एक्सरसाइज 9.10 if they are placed 8 centimeter apart with their principal axis coincident, thus the answer depend on which side of the combination a beam of parallel light is incident. Is the notion of effective focal length of this system useful at all? तो यहाँ पे पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट को देखते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपको एक्चुअल में यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन लेना है उसमें एक्सरसाइज 9.10 में जो आपको दो लेंस दिए गए हैं उसको कंसिडरेशन में लेना है। तो अगर हम इसको पीछे से थोड़ा जाते हैं और 9.10 लेते, ये रहा 9.10। ठीक है, तो हमें ये इसके रिस्पेक्ट में देखना है। तो यहाँ पे
जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ आपको दी गई है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ जो भी है वो 20 सेंटीमीटर है। तो हमें ये दो लेंस कंसीडर करने हैं, ठीक है। तो ओके, 30 सेंटीमीटर फॉर द कॉन्वेक्स लेंस एंड 20 सेंटीमीटर फॉर द कॉन्केव लेंस, ठीक है। चलो तो अभी क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं वापस। तो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं इसका। तो ए पार्ट का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आपको ना यहाँ पे दोनों के कॉम्बिनेशन को, अभी क्या बोला गया कि दोनों के कॉम्बिनेशन को 8 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखा जाए तो, ठीक है, 8 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे। तो सेपरेशन का यहाँ पे एक मैं फॉर्मूला देता हूं जो आपको याद रखना है। तो सेपरेशन यहाँ पे देखो, F1 मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है यहाँ पे +30 सेंटीमीटर, F2 मतलब कि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ दैट इज -20 सेंटीमीटर, एंड यहां पे D जो भी है वो हमारा सेपरेशन बिटवीन दिस टू लेंस है, और सेपरेशन कितना है यहाँ पे, तो 8 सेंटीमीटर का है। सो 8 सेंटीमीटर इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू लेंस। तो इन ऐसे केस में अगर दो लेंस है और दोनों एक दूसरे के साथ सीधे कांटेक्ट में नहीं है ना, हमने जो देखा था वो पॉइंट सीधा कांटेक्ट में होते उनके लिए था, यहाँ पे सीधे कांटेक्ट में नहीं दिए गए। तो ऐसे केस में आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है कि भाई F इक्विवेलेंट या फिर कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी, तो 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1 इंटू F2, ठीक है। देखो हमने जो डेरिवेशन देखा था 1/F1 प्लस 1/F2 वो सिर्फ कांटेक्ट में सीधे हो तब वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोनों को सेपरेटली रखा है, दोनों के बीच का सेपरेशन 8 सेंटीमीटर है, तो वो सीधा फॉर्मूला, मतलब इतना फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसका भी डेरिवेशन है लेकिन हमें यहाँ पे डिराइव करने को बोला नहीं है, तो हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट अप्लाई करेंगे, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/F1 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर प्लेस करेंगे, F2 की वैल्यू हम यहाँ पे -1/20 प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली -1/20 हो जाएगा, क्योंकि F2 माइनस है इसलिए बीच में प्लस है, वो भी माइनस हो जाएगा। माइनस D मतलब हमें 8 सेंटीमीटर दिया गया है, F1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 30 है एंड F2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास -20 है, लेकिन वो माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 1/-300, मतलब कि हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या निकल के आएगी, -300 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये -300 सेंटीमीटर, तो एक कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कुछ इतनी निकल के आएगी। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर दो लेंस का कॉम्बिनेशन सेपरेट, मतलब डिस्टेंस दिया गया है दोनों के बीच का, सेपरेटली उनको दिया गया है, सेपरेट, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस डी, तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर यहां तक? चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, उसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन भी बोला है, does the answer depend on which side of the combination a beam of parallel light is incident? Is the notion of effective focal length of this system useful at all? तो मतलब कि यहाँ पे मान लो कि पहले कॉन्वेक्स लेंस है उसके बाद कॉन्केव लेंस है, तो ऐसे केस में हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, और दूसरे केस में पहले कॉन्केव लेते हैं उसके बाद कॉन्वेक्स लेते हैं, तो ऐसे केस में इमेज कहाँ फॉर्म होगी वो पहले पता कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन केस 1 हम यहाँ पे लेंगे। तो केस 1 हम लेंगे जिसमें पहले कॉन्वेक्स है उसके बाद कॉन्केव है, ठीक है। तो केस नंबर 1, केस 1 जिसमें पहले कॉन्वेक्स उसके बाद कॉन्केव। तो मान लो कि ये पहले मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास है +30 सेंटीमीटर, उसके बाद हमने यहाँ पे कॉन्केव लेंस रखा, दोनों के बीच का सेपरेशन जो भी है ये -20 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच का सेपरेशन जो भी है वो 8 सेंटीमीटर का है, और एक पैरेलल बीम अगर मैं यहाँ पे ये वाले लेंस के ऊपर, अभी पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल बीम कहाँ से निकलता है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो ये निकला पैरेलल बीम, ये निकला पैरेलल बीम आया कहीं से इन्फिनिटी से, तो मतलब कि ऑब्जेक्ट जो भी है वो इन्फिनिटी पे है, यू जो भी है ऑब्जेक्ट जो भी है वो इन्फिनिटी पे रखा होगा, वहीं से पैरेलल बीम निकलता है, ठीक है। और वो यहां से कन्वर्ज होके
कहीं पे, यहाँ पे, कहीं पे, यहाँ कहीं पे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे वो इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस की इमेज बनी, जिसको हम I1 नाम दे देते हैं। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे I1 नाम देंगे। अभी डेफिनेटली मुझे इतना समझ में आता है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करता हूं तो उसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो मतलब कि यहां से इतना 8 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली इसकी फोकल लेंथ जितनी है वहां पे इमेज बनेगी, मतलब कि 30 सेंटीमीटर पे उसकी इमेज बननी चाहिए। मतलब कि ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए? 22 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अभी यही जो I1 है, यही जो इमेज बनी कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, वही अभी ऑब्जेक्ट का काम करेगी किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए, है ना। तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी कॉनकेव लेंस के लिए, तो उसके लिए अभी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये I1 है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस के लिए। तो उसके लिए अभी रिलेशन लगाते हैं। मान लो कि फाइनल इमेज जो भी बन रही है वो v डिस्टेंस पे बन रही है, मतलब कि v लोकेशन पे बन रही है। तो ऐसा हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे 1/f2 फॉर्मूला बनेगा, 1/f2 दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/u फॉर्मूला तो यही, रिलेशन तो यही, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अभी ये I1 जो भी है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अभी सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मुझे इमेज पद कहाँ पे निकलेगी, कहाँ बनेगी, सॉरी वो पता करना है। तो 1/v क्या हो जाएगा? 1/f2 प्लस 1/u। ये 1/f2 ये भाई कॉनकेव लेंस है, तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो ये हो जाएगा 1/-20 प्लस 1/u। 1/u भाई ये कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है? यहां पे है, 22 सेंटीमीटर पे है। तो ये होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और हम कौन सी डायरेक्शन में? ऑप्टिकल सेंटर से हम ये डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट रे भी कौन सी डायरेक्शन में? तो यही डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में हम यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करें तो वो पॉजिटिव होगा। मतलब कि 1/ ये हो जाएगा 22। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें v की वैल्यू क्या मिल जाएगी? हमें v की वैल्यू यहां पे मिलेगी -220 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वी आर गेटिंग दिस -220 सेंटीमीटर। मतलब कि इमेज जो भी है वो कहां पे बनेगी? यहां से -220 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से, सॉरी कॉनकेव, बार बार मिरर बोल रहा हूं, कॉनकेव लेंस से -220 सेंटीमीटर पे बनेगी। ठीक है, मतलब कि यहां से हम ये मान सकते हैं कि ये वाले कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से यहां कहीं पे होनी चाहिए इमेज, फाइनल इमेज यहां कहीं पे। थोड़ा कंजस्टेड हो चुका है, लेकिन अभी क्या करें, यहाँ इतना इन्फिनिटी पे नहीं जाएगी भाई, उससे पहले बन जाएगी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इट इज, सॉरी ये, तो ये -220 सेंटीमीटर होगा, 220 सेंटीमीटर। तो यहाँ कहीं पे फाइनली इमेज बनती हमें नजर आएगी। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल इमेज। तो ये केस नंबर 1 हुआ। ठीक है, उसी तरीके से केस नंबर 2 में हमें क्या देखना है? तो केस नंबर 2 में अभी हमें ये देखना है कि अगर पहले कॉनकेव और उसके बाद कॉन्वेक्स तो क्या। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स, और ये रहा हमारा कॉनकेव। अभी यहाँ पे क्या समझेंगे? अभी यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मान लो कि हाँ, ये जो बीम है, पैरेलल बीम, वो इन्फिनिटी से आ रहा है। मतलब कि पहले इसके ऊपर गिरेगा, मतलब कि ये डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन से आया, इन्फिनिटी से आया, मतलब कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यहाँ कहीं से आ रहा है, और यहाँ से वो डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा डाइवर्ज हुआ, थोड़ा सा डाइवर्ज हुआ। ठीक है, तो इसको अगर आप पीछे खींचोगे तो इसकी इमेज कहीं यहाँ पे बननी चाहिए। तो ये बनी पहली इमेज। ठीक है, तो ये पहली इमेज बनेगी, और यही पहली इमेज ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। थोड़ा सही से ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ड्रॉ करना, लेकिन यहाँ पे हाँ पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो इसका फोकल लेंथ जो भी है f1 वो तो 30 सेंटीमीटर प्लस है। इसकी फोकल लेंथ हमने f2 मानी, वो -20 सेंटीमीटर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन 8 सेंटीमीटर का है।
ओके, और यहाँ से हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती है, तो उसकी इमेज भी फोकस के ऊपर बनती है। मतलब कि जो इमेज बनी यहाँ पे वो I1 इमेज जो भी है वो 20 सेंटीमीटर, मतलब कि इसके फोकस के ऊपर बनेगी, मतलब कि इमेज डिस्टेंस होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यही वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम, सॉरी थोड़ा सा गेस्ट है तो इसीलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस ज़्यादा होगा, आपको तो कुछ आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही होगी, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे अभी लेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो हमें पहले तो 1/v ढूंढना है, तो 1/v क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f1 1/f1 प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f1 प्लस 1/u। अच्छा, f1 वो प्लस होगा 1/+30, और यहाँ पे आप देखोगे तो इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में, और मतलब कि ये डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम ये डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो सीधी सी बात है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट 20 + 8 तो -28 होगा, तो ये -1/28, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो माइनस होगा, है ना। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस इमेज एज ए -420 सेंटीमीटर, एट -420 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर ये मिलेगा, मतलब कि फाइनल इमेज जो इसकी होगी वो कहाँ फॉर्म होती नजर आएगी आपको, -420 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी इमेज आपको -420 सेंटीमीटर पे मिलेगी। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो, लेकिन अगर हमने लेफ्ट टू राइट, मतलब कि पहले कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर अगर हमने इमेज इंसिडेंट रे को अप्लाई किया, मतलब कि रे को पहले इंसिडेंट करवाया कॉन्वेक्स के ऊपर, तो हमें इमेज मिली -220 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज। और अगर हम यहाँ पे पहले कॉन्केव के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तो हमें इमेज मिल रही है -420 सेंटीमीटर के ऊपर। तो यहाँ से क्लियरली कंक्लूजन हम दे सकते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं, कंक्लूजन पूरा लिख ही लेते हैं तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा कंक्लूजन हम यहाँ पे लिखेंगे। सो सॉरी, ये थोड़ा ना अपने आप ऑटो मतलब पेंटिंग स्टार्ट कर देता है। सो इट concludes that clearly seen that the answer depends on which side answer depends on which side of the lens system of the lens system the parallel beam is incident. The parallel beam is incident. Okay, so the notion of effective focal length doesn't seem to be useful here. ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नो, नो। ठीक, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हम सेकंड पेज पे चले जाते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट वहीं पे सॉल्व होगा, जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, देखो सेकंड पार्ट में आपको जो दिया गया है उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस ऑन द साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस in the arrangement A above. The distance between the object and the convex lens is 40 centimeter. Determine the magnification produced by the two lens system and the size of the image. ठीक है, मतलब कि ऊपर का जो अरेंजमेंट है उसी अरेंजमेंट के अंदर, लेकिन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है यहाँ पे वो थोड़ा सा मतलब चेंज, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर है यहाँ पे दोनों के बीच का। तो जो नहीं, द डिस्टेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, अरेंजमेंट वही है, सिर्फ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड, सॉरी मेरा पढ़ने में गलती हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय, ओके चलिए तो पता कर लेते हैं मैग्निफिकेशन भी। चलिए तो यहाँ पे बी पोर्शन इसका सॉल्व करते हैं। ये ऑटो मतलब पेंटिंग कर रहा है भाई,
चलो तो बी पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए पहले ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस और उसके बाद ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलो ये इसकी एक्सिस हो गई और आपको बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखने को बोला है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमने कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी है वो 40 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। आपको बोला गया है क्लियरली, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर का है ना, ये जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर का है। ठीक है, चलो और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 8 सेंटीमीटर का, क्योंकि अरेंजमेंट वही है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट, इसकी फोकल लेंथ हमें 30 सेंटीमीटर दी गई है, f1 मान लेते हो 30 सेंटीमीटर है, और इसकी फोकल लेंथ हमें f2 मान लेते हो वो हमें 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये कॉनकेव है तो माइनस होगी, तो ये -20 सेंटीमीटर। अभी ये पहले लेंस के द्वारा जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी दूसरे लेंस के लिए, है ना। तो यही पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो पहले लेंस को देखते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा u1, और u1 क्योंकि हम इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में होगा और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो वैल्यू ये नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो लिखने के लिए हम इसको नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको u1 अभी हटा देता हूं। तो फॉर द फर्स्ट लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो ध्यान से देखिएगा 1/f1 दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/v1 माइनस 1/u1। अज्यूम दैट पहले लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस होगा v1। ठीक है, अच्छा इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो ये 1/, अच्छा पहले तो हमें इमेज डिस्टेंस पता करना है तो इसको सब्जेक्ट बना देते, तो 1/v1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/u1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 1/f1 की वैल्यू प्लेस करोगे तो ये हो जाएगा +30 प्लस u1। देखो इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम ये डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन होगी, मतलब कि ये माइनस लिखना पड़ेगा, तो ये -40 है ना। तो ये 1/30 माइनस 1/40 हो जाएगा। सो मतलब कि इट इज 1/30 minus 1/40. If you solve this, तो definitely you will get v1 is equals to something 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 120 सेंटीमीटर आपको आंसर आएगा। मतलब कि इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो 120 सेंटीमीटर पे बनेगी, मतलब कि यहां से 120 सेंटीमीटर कुछ यहां कहीं पे होगा, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां कहीं पे होगा, मान लो कि यहां कहीं पे इमेज बनी। सो पहले लेंस के द्वारा यहां कहीं पे इमेज बन रही है जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी दूसरे लेंस के लिए। ठीक है, तो यहां से इतना कितना होगा, अगर टोटल यहां से सर बोल रहे हो लेकिन दिखाओ तो सही। अच्छा ओके, यहां से यहां 120 है और यहां से यहां 8 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां कितना होगा, तो 120 माइनस 8 मतलब कि 112 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये कॉनकेव लेंस के सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस होगा 112 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये होगा ऑब्जेक्ट। अभी कॉनकेव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले इसका मैग्निफिकेशन भी तो पता कर ले। पहले लेंस के द्वारा भैया मैग्निफिकेशन लेट से m1 हुआ, तो ये मैग्निफिकेशन में कितना लिख सकता हूं, तो ये m1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगेगा v बाई मॉड u। ठीक है, तो ये हो जाएगा v कितना आया 120 और मॉड u, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, u है हमारे पास 40, मतलब कि ये मैग्निफिकेशन आया हमारे पास 3। तो पहले लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन कितना हुआ, 3 गुना हुआ। ठीक है, चलो उसके बाद अभी दूसरे लेंस को सॉल्व करते हैं। तो फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है, तो फॉर कॉनकेव लेंस ध्यान से देखो, इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/f2 दैट इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2। ठीक है, तो मतलब कि मुझे यहां पे भी इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो 1/v2 दैट इज इक्वल्स टू 1/f2 प्लस 1/u2। क्लियर। चलिए अभी यहां पे इसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव आएगी, मतलब कि ये हो जाएगा 1/-20। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ेंगे और यहां पे देखोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भाई ये कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो भाई ये जो पहले लेंस के द्वारा इमेज बनी वही इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
तो ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको मैं U2 बोल देता हूं। अच्छा, इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में और हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इसके ऑप्टिकल सेंटर से यही डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, मतलब कि ये होगा +1/1 आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर समथिंग अराउंड -24.9 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि इसकी जो इमेज बनेगी वो -24.9 सेंटीमीटर पे बनेगी। अगर मैं इसका मैग्निफिकेशन पता करता हूं तो मैग्निफिकेशन M2 इज में क्या लिख सकता हूं, तो ये होगा mod V2/U2, mod V2/U2। एक्चुअली यहां पे भी हम लिखेंगे तो mod V1/mod U1, सॉरी V1/mod U1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ, ये ऑटो सेव में चला गया, तो ये V2 की वैल्यू यहाँ पे मॉड में लिखे mod V2/U2, U2 तो पॉजिटिव होगा तो इसको मॉड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो V1/U1 लिखेंगे। सो ये V1/mod U1 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे mod V2/U2, तो यहाँ पे वैल्यू हम लिखेंगे 24.9 डिवाइड बाई U2। U2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो ये 1112 है, और 1112 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ आंसर हमारे पास ये निकल के आएगा। अच्छा, V2/U2, ओके, तो ये हो जाएगा कुछ 0.217 जैसा कुछ आंसर आपको मिलेगा। 0.217, एक बार वेरीफाई भी कर लीजिएगा, आप खुद से वेरीफाई कर लो। ओके, सो आपने अगर वेरीफाई कर लिया है, अरे ये क्या हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे अच्छा ये 22 होगा, अप्रोक्सीमेटली 0.22। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा M2 इज इक्वल्स टू 0.22। अभी हमें पता है कि कॉम्बिनेशन से हमें टोटल मैग्निफिकेशन कितना मिलता है, तो ये कॉम्बिनेशन से टोटल मैग्निफिकेशन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, M1 इंटू M2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.22। 3 इंटू 0.22 ये कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 0.22 चलो देख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 0.66 या फिर 69, 0.69 अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो। तो 0.66 जितना हमें मैग्निफिकेशन यहाँ पे मिलेगा, तो टोटल मैग्निफिकेशन 0.669 ऐसे आप लिख सकते, 667 एक्चुअली होगा, 667। ठीक है, एक बार आप भी देख लीजिएगा, 0.667, ओके 667 बरोबर है। ठीक है, तो इतना मैग्निफिकेशन, टोटल ओवरऑल मैग्निफिकेशन आपको इतना मिलेगा। ठीक है, तो इतना आपको मैग्निफिकेशन मिलेगा। ठीक, ये एक्चुअली प्रॉब्लम कर रहा है 0.667। ठीक, चलो, तो इतना टोटल मैग्निफिकेशन मिला। अभी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहां से हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m आया हमारे पास 0.667 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितनी दी गई थी, तो आप देखो क्वेश्चन के अंदर दी गई थी आपको, वो दी गई थी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 1.5 सेंटीमीटर, तो इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो जो आंसर हमारे पास आया उसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 1, तो 1 कुछ आंसर आपके पास आया। आपके पास 0 पॉइंट समथिंग आता है तो वेल एंड गुड है, हमारा आंसर 1 पॉइंट समथिंग आया, आप भी खुद भी वेरीफाई कर लीजिएगा, 1.00044, तो ये 1.00044 ऐसा कुछ आंसर हमारे पास आया, तो इतना सेंटीमीटर की इमेज बनेगी। ठीक, क्लियर, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। तो एट व्हाट एंगल should a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle 60 degrees so that it just suffers total internal reflection at the other face? The refractive index of the material of the prism is 1.524। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है आपको, और अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे तो हम उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो
तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले तो प्रिज्म ले लेते हैं यहाँ पे, और प्रिज्म वाला शेप मतलब कि ट्राइंगुलर शेप यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, वही हमारा प्रिज्म होगा। ठीक है, प्रिज्म 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 कहाँ है? ओके, तो यही ट्राइंगल को मतलब हमें लेना पड़ेगा प्रिज्म के तौर पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो है हमारे पास अवेलेबिलिटी में तो उसी को ले लेते हैं। चलिए, तो ये हमने ले लिया प्रिज्म, अज्यूम कर लो भाई ये प्रिज्म ही है। और यहाँ पे आपको बोला गया है, देखो यहाँ पे एक वर्ड आपको नोट करना है, दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या आपने मार्क किया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपको बोला एट व्हाट एंगल शुड ए रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, मतलब कि प्रिज्म एंगल आपको दिया गया 60 डिग्री, सो दैट इट जस्ट सफर्स ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट अदर फेस। मतलब कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए दूसरी साइड पे, है ना। वो एंगल, वो इंसिडेंट एंगल आपको यहाँ पे पता करने को बोला गया है। तो मान लेते हैं कि मान लो कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक रे को इंसिडेंट करवाया कुछ ये एंगल पे, मुझे नहीं पता है वो एंगल कितना है, वही तो पता करना है ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। ठीक है, और ये जो इंसिडेंट हुआ, ये सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये होगा सरफेस के नॉर्मल, तो दिस इज द नॉर्मल। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, सो दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, अभी यहाँ से इस तरीके से वो रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे सीधा यहाँ पे पहुंचा। अरे वो कहाँ गई लाइन? हाँ ओके, यहाँ पे है। सो ये यहाँ पे आया। ओके, उसके बाद इसका भी नॉर्मल ड्रॉ कर लेते, ये सरफेस के लिए भी नॉर्मल बनेगा, ये इसको परफेक्टली नॉर्मल बना दिए। तो इसको थोड़ा सा फिर ऊपर, अरे इसको चूज करना है। ओके, तो इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिए। ओके, तो नाउ इट इज करेक्ट। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, हम एक काम करते हैं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा एंगल ज्यादा होगा तो डेफिनेटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो आखिरी एंगल जिसके लिए पॉसिबल है वो क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल जब भी आएगा तब ना रे इस तरीके से मतलब सीधा ये सरफेस पे आगे बढ़ेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, कलर अलग ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आए तो मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। तो क्रिटिकल एंगल पे अगर मैंने इंसिडेंट करवाए तो वो रे इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बना के आगे बढ़ेगा, मतलब कि बेंड हो जाएगा 90 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा कुछ कहानी। तो तब ये जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, इसको थोड़ा सा हम प्रोजेक्ट करवाते आगे खींचते हैं, मतलब कि ट्रेस कर लेते हैं, और ये पॉइंट कुछ बनेगा। ये एंगल हमें पता है हमारे नोटेशन के हिसाब से, ये R1 है, ये R2 है। याद करो हमने प्रिज्म का जो भी पॉइंट है वो देखा है, आपको पता है ये एंगल 90 बन जाएगा, है ना, ये एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। और तब ये जो R2 है वही क्रिटिकल एंगल होगा, क्योंकि वो इंसिडेंट एंगल है ये सरफेस के लिए, है ना। तो R2 इज नथिंग बट मेरे लिए क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। हम क्रिटिकल एंगल पता कर लेते हैं, तो उससे उससे अगर ज्यादा एंगल हुआ, R2 की वैल्यू से ज्यादा हुई, तो डेफिनेटली अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पता कर लेते हैं, ये हुआ हमारा इंसिडेंट एंगल। ठीक ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल का सीधा रिलेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आपको पता है क्रिटिकल एंगल का रिलेशन क्या निकलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/sin IC, 1/sin IC। ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे ये इसकी बात करें, इसकी बात, ये सरफेस की बात करें, तो यहाँ पे R2 जो भी है वही क्रिटिकल एंगल है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर एयर मीडियम है और यहाँ पे डेंसर मीडियम, ग्लास का मीडियम, और यहाँ पे जो ग्लास तो नहीं बोले, प्रिज्म जहां से बना है वो जिस मटेरियल से बना है उसका मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1.524 डिवाइड बाय एयर मीडियम N2, ये N2 बोल दो, यहाँ पे N1 एयर होगा, डेंसर में से रेयर में जाता है, तब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल वाला केस आता है ना। तो यहाँ पे N2/N1 दैट इज ऑलरेडी N2 के बराबर होगा, क्योंकि N1 1 है, एयर मीडियम है ना। तो नहीं समझ में आता है तो आप इसको N21 बोल दो। ठीक है, तो मैं इसको N2 बोलूंगा और इसको N1 बोलूंगा, तो यहाँ पे N2 डिवाइड बाई N1 दैट इज इक्वल टू 1/sin IC, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, वैसे ये N1 हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी बनी। ठीक, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, sin IC की वैल्यू N1 मतलब कि एयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और N2 मतलब कि प्रिज्म का मीडियम, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.55 समथिंग दिया गया, तो 1.5524 हमें दिया गया है।
तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू आपके पास कुछ निकल के आएगी, साइन आईसी की वैल्यू जो भी है, साइन आईसी की वैल्यू आपके पास कुछ निकल के आएगी 0.6542, 0.6542, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली आप आईसी की वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पे 41 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई 41 डिग्री। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 41 मतलब कि R2 की वैल्यू 41 आ गई। दिस इज द रिजल्ट नंबर 1। अभी सबसे बड़ा पॉइंट हमें पता है, यहाँ पे हमने डिराइव भी करा था कि R1 प्लस R2 वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे A के बराबर होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर R2 की वैल्यू हमारे, तो डेफिनेटली आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ R1 ऑल्सो। सो इट इज A माइनस R2। A मतलब कि प्रिज्म एंगल जो आपको 60 डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री माइनस R2 दैट इज 41 डिग्री। तो मतलब कि ये हो जाएगा 19 डिग्री, मतलब कि R1 की वैल्यू कितनी आएगी, 19 डिग्री आएगी, है ना। तो R1 की वैल्यू अभी हमारे पास आ चुकी है, तो अभी यहाँ पे ये पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो देखो क्या होगा, तो N1 साइन I दैट इज इक्वल्स टू N2 साइन R1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दिया। सो फ्रॉम दी स्नेल्स लॉ हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू एयर मीडियम है तो 1 ही होगी, तो ये साइन इंसिडेंट एंगल दैट इज इक्वल्स टू N2 मतलब कि 1.524, ये 524 है, 1.5524 नहीं, ये 1.524 है। सो ये 1.524, ठीक है। तो 524 इंटू साइन R1 मतलब कि साइन 19 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 19 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 1.524 मल्टीप्लाई बाय साइन 19 डिग्री की वैल्यू 0.3256, 0.3256 कुल मिला के देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 0.4962, मतलब कि साइन इंसिडेंट एंगल की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.4962, मतलब कि आई जो भी होगा साइन इनवर्स समथिंग, तो ये समथिंग जो भी आएगा साइन की वैल्यू मतलब कि इंसिडेंट एंगल होगा 29 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 75 डिग्री, मतलब कि हम इसको अप्रोक्सीमेटली बोलना चाहे तो अप्रोक्सीमेटली ये 30 डिग्री आप मान के चल सकते हो, क्योंकि इतना इंसिडेंट एंगल होगा, इतना इंसिडेंट एंगल होगा तब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बनेगा, है ना। तो हमें क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बनाना है, थोड़ा सा ज्यादा, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बन जाएगा, मतलब कि इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।